हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम वापस से बात करने वाले हैं लाइव स्टॉक असिस्टेंट की। इस सीरीज में हमारा चैप्टर है ये सेंट्रल डॉगमा। क्या होता है, कौन कौन सी इसमें प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, किस तरह से इसका संपादन किया जाता है, वो सभी देखेंगे। देखिए, ये एक तरह की स्कीम है प्रोटीन किसकी, प्रोटीन संश्लेषण की। सेल में एक तरह का ये क्या होता है, सिस्टमेटिक सीक्वेंस होता है कि पहले क्या होगा, हमें देखें तो पहले डीएनए होगा और डीएनए अपनी क्या बनाएगा, कॉपीज बनाएगा। और ये सेल में क्या चलता है, सीक्वेंस से चलता है प्रक्रम पूरा। पहले डीएनए अपने कॉपी बनाएगा, फिर कॉपीज बनाने के बाद में डीएनए से बनेगा एमआरएनए, और फिर बनेगा आपके प्रोटीन। देखिए, आपके लाइव स्टॉक असिस्टेंट में जो आपकी डेली साइंस आ रही है, इसमें इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत बेसिकली ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आपकी रैंक को डिसाइड करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसाइड करेंगे। जैसे डीएनए से डीएनए की कॉपी बन रही है, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन या फिर हिंदी में जिसे बोलते हैं प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृति बनाना। ठीक है, कॉपीज बनाना। जैसे आप कॉपीज बनाते हो किसकी, जैसे फोटोस्टेट मशीन होती है, उसमें आपने क्या डाला, कागज डाला, वापस से आपको एक नया कागज प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से डीएनए में भी अपनी संख्या बढ़ानी है उसे, क्योंकि पता है ये डीएनए कैसा हो जाएगा, काम में आ जाएगा या फिर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और कोशिका में डीएनए बनता रहता है हमेशा निरंतर रूप से। उसकी मरम्मत के लिए चाहिए, उसकी जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो ये क्या सीक्वेंस से चलता है, ये स्कीम होती है, इसे ही आप बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। ये जो सीक्वेंस प्रोसीजर चल रहा है, इसी को आप बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। अब देखिए, एमआरएनए बना है डीएनए से एमआरएनए, इसे आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। इसे बोलते हैं हिंदी में अनुलेखन। क्या बोलते हैं इसे, अनुलेखन। अगर हम बात करें एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, अनुवादन। ठीक है, तो ये नोट्स आप मेरे साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो लिंक दी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये फोटोज हैं वहाँ पे आपको पीडीएफ बना के भेजता रहूँगा, तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनती है, जैसे ही प्रोटीन बन जाती है तो उसे एक लक्षण मिल जाता है, उसे एक कार्य मिल जाता है, लक्षण मिल जाता है कोशिका को। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल डॉगमा नाम दिया था, ये नाम दिया था क्रिक ने। वही क्रिक जिन्होंने डीएनए के संरचना के बारे में बताया था, वाटसन और क्रिक, ये वही क्रिक थे। ठीक है, अब इस स्कीम की खोज की थी न्यूरोस्पोरा नामक कवक में। न्यूरोस्पोरा नामक कवक था एक, इसमें बीडल और टेटम ने, बीडल और टेटम ने खोज की थी। बीडल और टेटम ने एक और सिद्धांत दिया था, जिसे बोलते हैं एक जीन एक एंजाइम। ये सिद्धांत में इन्होंने ही दिया था। तो बीडल और टेटम न्यूरोस्पोरा नामक कवक पे रिसर्च कर रहे थे, वहीं पे इस प्रोसीजर की इन्हें क्या किया, सिद्धांतिक रूप से प्रस्तुत किया कि ऐसा भी यहाँ पे देखा जाता है। तो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जहां पे ये प्रोसीजर उल्टा हो जाता है। कई बार वहां पे क्या देखा गया कि आरएनए से वापस से डीएनए बन गया। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे क्या हो रहा था, डीएनए से एमआरएनए बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आरएनए से वापस से डीएनए बन गया। इसे हम बोलते हैं, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, तो इसे हम बोल रहे हैं अनुलेखन। और इसे बोलते हैं प्रतीप अनुलेखन। उल्टा, अनुलेखन का उल्टा, प्रतीप हिंदी में जिसका अनुवाद होता है उल्टा, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये आपके रेट्रो जो वायरस होते हैं वहां पे देखा जाता है। रेट्रो वायरस क्या होते हैं, रेट्रो वायरस आपके ओंको वायरस होते हैं, ओंको वायरस। ठीक है, जो कैंसर उत्पन्न करते हैं वो आपके रेट्रो वायरस होते हैं। ये ओंको वायरस यानी कि जो शरीर में कैंसर को उत्पन्न करते हैं। तो ये वायरस क्या करते हैं, आरएनए से उल्टा डीएनए बनाते हैं। इस प्रक्रिया को आप बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इसकी राउस सार्कोमा नाम का वायरस था,
राउश सार्कोमा वायरस में इसकी खोज की गई थी प्रदीप अनुलेखन की। और ये ज़्यादातर वायरसेस में देखा जाता है जो कैसे होते हैं आपके रेट्रो वायरस होते हैं। तो ये जो स्केमेटिक जो प्रेजेंटेशन चल रहा है, पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, और कई वायरसेस में ये अपवाद है जहाँ पे आरएनए से उल्टा आपके क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है। इसे बोलते हैं प्रतीप अनुलेखन। ठीक है, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुछ मैं चीज़ें आपको बताऊं डीएनए को लेके, डीएनए और आरएनए को लेके। डीएनए आरएनए में हमेशा आपको कंफ्यूजन रहता है। देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए जो होता है वो आपकी ज्यादातर ये आपके जंतु वायरस में देखा जाता है, जंतु वायरसों में देखा जाता है। और ये वाला जो है ये देखा जाता है आपके पादप वायरस में, हालांकि इसके अपवाद भी हैं। हम मोस्टली बात कर रहे हैं पादप वायरस में ज्यादातर देखा जाता है, कुछ आपके देखा जाता है, कुछ आपके जंतु वायरसों में भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, शुरू है। पादप वायरस में भी ज्यादातर देखा जाता है ये। ओके, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस है। अब है तो ये पादप में रोग उत्पन्न कर रहा है, लेकिन ये इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। कुछ ऐसे इसके अपवाद भी आपको देखे जा सकते हैं, तो ये अपवाद है, ध्यान रखना है इसे। ठीक है, तो डीएनए में कुछ अंतर आपको ये ध्यान रखने हैं। दूसरा, डीएनए में दो तरह के आपके नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। आरएनए में भी प्यूरिन पायरिमिडीन होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अंतर ध्यान रखना है, यहाँ पे थाइमिन पाया जाता है और यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए साइटोसिन, इसे जी लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे थाइमिन। ठीक है, अब देखिए जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जबकि एडेनिन है वो थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है। एडेनिन ग्वानिन दोनों प्यूरिन है, और साइटोसिन थाइमिन आपके पायरिमिडीन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे एडेनिन भी पाया जाएगा, ग्वानिन भी पाया जाएगा, थाइमिन नहीं पाया जाएगा, उसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे एडेनिन है, ग्वानिन के साथ में क्या, सॉरी थाइमिन है नहीं, तो ये यूरेसिल के साथ में क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। बाकी साइटोसिन ग्वानिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ा रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डीएनए में थाइमीन नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, जबकि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। अगली जो बात आपको ध्यान रखनी है, इन्हें आप बोलते हैं, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इन्हें आप बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, अब न्यूक्लिक अम्ल है ये किसकी इकाइयां होती हैं, तो ये बहुलक है। तो इसकी जो एकलक इकाई है वो किससे मिलकर बना है, ये न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की जब बहुत सारी इकाइयां जुड़ी होंगी, अनगिनत इकाइयां जुड़ती हैं, तब ये बनाता है न्यूक्लिक अम्ल। अब ठीक है, आपके दिमाग में आएगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो दो चीजों से, तीन चीजों से आपके मिलके बना होता है। एक तो होते हैं आपके नाइट्रोजनी क्षार, एक होती है आपकी शर्करा, और एक होते हैं आपके फॉस्फेट ग्रुप। अगर शर्करा आपके राइबोज है तो हो जाएगा वो आरएनए। अगर आपकी शर्करा डीऑक्सी राइबोज है तो हो जाएगा आपकी डीएनए। इट इज सिंपल इज दैट, इतना बेसिक सा अंतर है। बाकी नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में क्या पाया जाएगा, यूरेसिल, डीएनए में उसकी जगह थाइमिन, बाकी सारी चीजें सेम है। अच्छा चलिए, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर रहता है। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है।
यानी कि अगर आप फॉस्फेट समूह को हटा दोगे और नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा को साथ में जोड़ोगे, तो आपको मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं, तब आपके बनते हैं न्यूक्लिक अम्ल। क्या प्राप्त होता है आपको? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है? जो डीएनए और आरएनए का मुख्य तरह काम क्या है? डीएनए तो क्या करता है? आपके आनुवंशिक लक्षणों को संग्रहित रखता है, संरक्षित रखता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। जबकि जो प्रोटीन है, आपकी सभी एंजाइमों को कार्य प्रदान करता है, लक्षण प्रदान करता है, कोशिका को उसका अस्तित्व प्रदान करता है प्रोटीन। बिना प्रोटीन के कोई भी मतलब नहीं है। और उस कोशिका का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जो उसका गुण है, जो उसका स्वभाव है, वो अगली पीढ़ी में जब विभाजन करके अपना लक्षण भेजेगी, वो किसके माध्यम से भेजती है? डीएनए के माध्यम से। तो देखिए कितना भयंकर मशीनरी है सेल की, कि उसके पास में खुद की मेमोरी भी है, उसके पास में खुद का एनर्जी क्रिएटिव कंटेंट भी है, सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे हमने न्यूक्लिक अम्ल के लिए भी बात कर ली है। अगली वीडियो में मैं और चर्चा करूँगा आपके बायोटेक को लेके। तो इसी तरह से आप इसके नोट्स अगर लेना चाहते हैं, तो मैं व्हाट्सएप पे आपके जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, लिंक दी हुई है, उस वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे कई सारे क्वेश्चंस भी पूछता रहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले टॉपिक में और सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तब तक शुक्रिया, थैंक यू, अलविदा।